हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण आज के टॉपिक्स हैं। तख्ता पलट के प्रयास में पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल की जेल हुई है। ट्रंप बहुत खफा हैं, ट्रंप के दोस्त हैं ये, और कहा कि मेरे दोस्त को फंसाया जा रहा है। डिटेल जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस देश में ब्लॉक एवरीथिंग ये अभियान चल पड़ा है, आंदोलन? यूरोपीय देश है। सीपी राधाकृष्णन के बाद गुजरात के नए राज्यपाल का प्रभार किसने लिया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, NIRF रैंकिंग है, और भी बहुत कुछ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर के, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। और जो प्रश्न है वो आपके सामने देख रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन, उनके उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल का प्रभार किसको सौंप दिया है? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा आचार्य देवव्रत। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ये कौन है? गुजरात के गवर्नर हैं ये। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन, आपको पता है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे, और निर्वाचन के समय वो महाराष्ट्र के गवर्नर भी थे। इसके बाद फिर 11 सितंबर को उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया कि उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। ओके, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ठीक है, इनको महाराष्ट्र का भी एडिशनल चार्ज दे दिया है। और सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने 12 सितंबर को आज ही के दिन उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। उपराष्ट्रपति बन गए हैं अब सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अब वहाँ गवर्नर चेंज हो गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण। और ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो पर्यावरण में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंकिंग किस शहर की है? कौन सा शहर है ये? आंसर क्या होगा? इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले अगर शहरों में देखेंगे तो ये नंबर 1 इंदौर है, उसको 200 में से 200 अंक मिले हैं, 100%। फिर जबलपुर है, उसके बाद फिर आगरा, सूरत, वो है तीसरे नंबर पर। ये देख रहे हैं आप। तो ये जो अवार्ड है ना, वो केंद्र सरकार देती है, और ये जो रैंकिंग है वो जारी करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया जाता है। और इस बार 130 शहर, 130 सिटीज़ में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया, और बेहतर जो प्रदर्शन रहे, बेहतर जो काम किया, उनको सम्मानित किया गया। वहाँ के जो तमाम मेयर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, और जो म्यूनिसिपल जो कमिश्नर है, उन सबको ये अवार्ड जो है ना वो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। इंदौर को पहला स्थान मिला है, फिर जबलपुर और आगरा है। ओके, तो ये सब अवार्ड मिला है। इंदौर को ना ये 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है। इंदौर पिछले वर्ष 16 लाख से इंदौर ने 16 लाख से अधिक पौधे लगाए थे, और इससे एक सिटी में इतने पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था वहाँ पर। ठीक है, जबलपुर जो दूसरे स्थान पर, उसको 1 करोड़ रुपए पुरस्कार दिया गया है। ओके, और फिर आगरा को और सूरत को 25-25 लाख रुपए का अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो सर्वेक्षण है ना, NCAP, ये वायु प्रदूषण की जो समस्या है उससे निपटने के लिए एक सरकारी पहल है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात ये रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग देख लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी में है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला जो कैटेगरी है ना वो, यानी 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उसकी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है? आंसर होगा अमरावती। ठीक है, अमरावती 3 से 5 लाख में देख रहे हैं, नंबर 1 अमरावती है। सेकंड स्थान है झांसी और मुरादाबाद का, और तीसरे स्थान पर अलवर है। ठीक है, तो ये टॉप 3 जो है ना वो आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे क्या 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? आंसर क्या होगा? देवास। देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, नंबर 1 देवास है 3 लाख से कम आबादी वाले में। नंबर 2
परवाणु है ये हिमाचल प्रदेश में, और तीसरे पर है अंगुल उड़ीसा में। ओके, तो ये सब जो रैंकिंग है वो आपने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार के साथ आद्री भूमि शहर मान्यता समारोह 2025 के तहत किन शहरों को पुरस्कृत किया गया है, या किस शहर को या किन शहरों को? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इंदौर और उदयपुर। आर्द्र भूमि मतलब जानते हैं आप, वेटलैंड। ठीक है, तो वेटलैंड जहाँ पर बेहतर है और वहाँ जहाँ वेटलैंड की रक्षा की जा रही है, तो ऐसे शहरों को सम्मानित किया गया। तो वो है इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, तो ये जो इसको कनेक्ट कर दिया गया है, रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन, उसी के तहत इसको कनेक्ट किया गया है और उनको खास मान्यता दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है जो वहाँ अपने शहर में आर्द्र भूमि है या कहें वेटलैंड्स हैं, उसको बचाने और सहेजने में बेहतर काम कर रहे हैं, तो उनको दिया गया है। और इंदौर और उदयपुर ये जो दोनों हैं वो बेहतर काम किए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। ओके, भारत में 91 वेटलैंड्स जो हैं वो घोषित हैं। अब चलते हैं आगे और NIRF रैंकिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, NIRF रैंकिंग, ओके, फुल फॉर्म क्या होता है NIRF का? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो वो 2025 की जो रैंकिंग है उसके बारे में जानते हैं एक एक करके। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर मेंबरशिप प्लान है और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, तो उसके ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे SPCS एग्जामिनेशन हो, UPSC, PCS हो, रेलवे हो, SSC टीचर, सबके करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सकती है। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPSS मेंबरशिप प्लान है और उसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं, अगले 1 साल तक मिलता है, PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाता है। बेसिक मेंबरशिप प्लान है दूसरा, जिसमें भी PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट मिलता है और तैयारी हो जाती है तमाम। ये SSC टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। तो आप शार्प लर्निंग ऐप है, वो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, शानदार तैयारी हो जाएगी, आप देखिएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा NIRF से कि NIRF रैंकिंग 2025 में जो ओवरऑल कैटेगरी है ना, उसमें पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं। आंसर क्या होगा? IIT मद्रास। ठीक है, चेन्नई में है IIT मद्रास। तो शिक्षा मंत्रालय ने NIRF की रैंकिंग को जारी किया है और सितंबर में ही, और उसमें ओवरऑल कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 पर IIT मद्रास है, सेकंड पर IISc बेंगलुरु है, थर्ड पे IIT बॉम्बे है, फिर IIT दिल्ली, उसके बाद 5वें स्थान पर है IIT कानपुर, देश भर में। ओके, तो ये संस्थान ये ओवरऑल कैटेगरी में ये नंबर 1 आया है। तो ये जो NIRF रैंकिंग है ना, वो हर साल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और सभी टॉप यूनिवर्सिटी, कॉलेज और शैक्षणिक जो संस्थान है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देने का काम किया जाता है। ठीक है, 17 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया जाता है, जैसे कौन कौन है? ओवरऑल हो गया, फिर यूनिवर्सिटी हो गया, फिर कॉलेज हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, ठीक है, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, इसके अलावा इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं और उसको कितने तरीके से इसको किया जा रहा है। तो इन सब कैटेगरी में अलग अलग जो है ना वो दी जाते हैं और इसके 5 जो है ना पैरामीटर्स हैं, जैसे एक है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसी है उस जगह की, इसके अलावा रिसर्च एंड प्रोफेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे चल रहे हैं उस संस्थान में। ठीक है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा रहा है, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, आउटरीच प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं, समावेशिता कैसी है, इसके अलावा धारणा। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि परसेप्शन कैसा है उस संस्थान का, तो इसके आधार पर फिर पूरी की पूरी रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग की जो शुरुआत है ना वो 2015 में हुई थी और फिर 2016 में पहली रैंकिंग आई थी और फिर उसके बाद से जो हायर एजुकेशन है उसमें कैसी रैंकिंग है उस पूरा बताया जाता है। और ये मकसद
एक और बड़ा मकसद है इसके ज़रिए, कहने का मकसद ये है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी रैंकिंग होती है, ठीक है, तो उसमें बेहतर भारत का परफॉर्मेंस हो सके। अब उसके लिए कैसे करें, जब स्थानीय स्तर पर यानी देश लेवल पर जब अपनी रैंकिंग हम रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है दुनिया के, उसमें हम अपने को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये सब मकसद भी है सरकार के कहने का। अगला क्वेश्चन होगा NIRF 2025 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था ना वो ओवरऑल कैटेगरी में था और वो IIT मद्रास था। अब यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी कैटेगरी की जा रही, बात की जा रही। तो आंसर क्या होगा, IISc बेंगलुरु, ठीक है, IISc बेंगलुरु। तो टॉप 5 अगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे भारत के तो IISc बेंगलुरु नंबर 1, दूसरे पर JNU है दिल्ली में, फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल में, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वो है। ये टॉप 5 देश के यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या है, कॉलेज कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा कॉलेज है, कौन सा संस्थान है NIRF 2025 कैटेगरी में। आंसर क्या होगा, हिंदू कॉलेज दिल्ली का, दिल्ली में जो हिंदू कॉलेज है वो नंबर 1 पे है। सेकंड स्थान पर कौन है, मिरांडा हाउस है, थर्ड पे हंसराज कॉलेज है, फोर्थ पे किरोड़ी मल कॉलेज है और फिफ्थ पे सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। मतलब टॉप 5 जो है वो दिल्ली के ही कॉलेज हैं ये सारे के सारे, ठीक है, भारत के बेहतरीन कॉलेज। नंबर 1 हिंदू कॉलेज, ओके, कॉलेज कैटेगरी में। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में कौन सा पहले स्थान पर है मैनेजमेंट कैटेगरी। आंसर क्या होगा, IIM अहमदाबाद, ठीक है, IIM अहमदाबाद पहले स्थान पर, दूसरे पर है IIM बैंगलोर, तीसरे पर IIM कोझिकोड, फिर IIT दिल्ली है, फिर IIM लखनऊ है। IIT दिल्ली में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। तो ये जो है ना वो टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपने देखा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो जारी कराया जाता है NIRF रैंकिंग उसमें, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि NIRF 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है। बात हो रही है इंजीनियरिंग कैटेगरी की, तो यहाँ पर फिर से एक नाम आ रहा है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास। दूसरे पर है IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे है, फिर IIT कानपुर है, फिर IIT खड़गपुर है। तो ये है कैटेगरी अलग अलग, ठीक है। तो ये सारी रैंकिंग आपने देखी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है, इस देश का सबसे बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन है। आंसर होगा एम्स दिल्ली, ठीक है, एम्स दिल्ली है। और दूसरे स्थान पर है PGI-MER, ये चंडीगढ़ जिसको PGI कहा जाता है आमतौर पे। फिर तीसरे पर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में है, फिर JIPG-MER ये पुदुचेरी में है, और SGPG-IMS ये लखनऊ में है। तो ये जो है ना वो इस देश के टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट जो हैं वो NIRF रैंकिंग के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है, तो वो है आपका ये वाला नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु में है, ठीक है, नंबर 1 पे है। सेकंड पर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, तीसरे पर नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, चौथे पर है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज कोलकाता, फिर 5वें पर है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये गांधीनगर में। तो ये टॉप 5 जो लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब आपने देखा। अब एक और कैटेगरी देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है। आंसर क्या होगा, IISc बेंगलुरु रिसर्च के लेवल पर नंबर 1 है इस देश का। सेकंड पर है IIT मद्रास, फिर थर्ड पे है IIT दिल्ली, फोर्थ पे IIT बॉम्बे और फिफ्थ पे है IIT खड़गपुर। तो IIT ने इस कैटेगरी में बेहतर स्थान प्राप्त किया और बहुत सारी कैटेगरी में IIT जो है वो बेहतर स्थिति में है। अब हम कुछ अन्य कैटेगरी को भी देख लेते हैं। फार्मेसी में नंबर 1 पर कौन है, वो है जामिया हमदर्द दिल्ली में, और दूसरे पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, बिट्स पिलानी कहते हैं इसको। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी है, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये हैदराबाद है। फिर डेंटल में देखेंगे नंबर 1 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई है, दूसरे स्थान पर ये नागपुर वाला है, तीसरे पर
ये AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बेंगलुरु है। ठीक है, अब अगला जो है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसमें कौन है? तो IIT रुड़की जो है ना वो नंबर 1 पर है, फिर सेकंड पर है NIT कालीकट। ओके, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में देखेंगे तो नंबर 1 पर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये जो है ना वो नंबर 1 पर है। अगर इनोवेशन की बात करेंगे, इनोवेशन जो कैटेगरी है उसमें, तो वो है IIT मद्रास नंबर 1 पे। ठीक है, और ओपन यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो इग्नू जो न्यू दिल्ली की है वो है नंबर 1। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्किल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये पहले सिम्बोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, ये इस तरह से, अब ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर है नाम। ओके, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में देखेंगे हम तो जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता का वो नंबर 1 पर है। ठीक है, और हम देखेंगे अगर SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें तो नंबर 1 पर है IIT मद्रास चेन्नई में। ओके, तो ये सब जो है ना NIRF रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो उसके तहत ये सारे जो रैंकिंग है ये ध्यान रखिएगा। रैंकिंग जो है बस आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। ठीक है, वो याद रखने की ज़रूरत है आपको, इसलिए फटाफट मैंने करवा दी है। अब आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश में ब्लॉक एवरीथिंग नामक अभियान चला और देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए? और आप देखिए कि नेपाल में ऐसे ही हुए, उसके बाद अब देख रहे हैं यूरोप के एक देश में हुआ। तो कौन सा देश है ये देश है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में ये और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, क्या है देख सकते हैं, बम्पर भयंकर प्रदर्शन हुए हैं और इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया ब्लॉक एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ब्लॉक कर दो। ठीक है, एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं तो फ्रांस जो है ना वो यहाँ पर है। यूरोप जो है ना वो उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। यूरोपीय देशों में और यूरोपीय यूनियन में अगर देखेंगे तो वहाँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है और उसका असर ये हो रहा है कि अब जो सरकारें हैं ना वो अपने खर्च में कटौती करने की कोशिश में लगी हुई हैं और जिसका नतीजा है कि अब पब्लिक जो है ना वहाँ पर सड़कों पर है और उसका नज़ारा हम देख रहे हैं सबसे पहले फ्रांस में। ठीक है, तो ये ब्लॉक एवरीथिंग नाम का ये एक अभियान चला, आंदोलन चला, मतलब सब कुछ रोक दो, बिल्कुल पूरे तरीके से सब कुछ रोक दो। ठीक है, तो ये है जो उसका वीडियो भी देख रहे हैं। कैसे शुरू हुआ? सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये, फेसबुक, टेलीग्राम और भी जो सोशल मीडिया ऐप हैं उन सब पर ये सब जो है ना वो किया गया। ओके, तय किया सबने कि 10 सितंबर को पूरे देश में सड़क, रेल, बस, दफ्तर हर जगह पर रुकावट हम डालेंगे और रोकेंगे और सब कुछ रोकने की कोशिश की गई पूरे देश में, पूरे फ्रांस में। ठीक है, और ख़ास क्यों था? क्योंकि इसमें कोई बड़ा नेता या संगठन नहीं था, लोग खुद ब खुद जुड़े वहाँ पर। जैसे नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में हुआ देखा गया कि कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, अपने आप स्वतः स्फूर्त लोग उतरे थे। तो नेपाल जैसी स्थिति तो नहीं आई, लेकिन वहाँ फ्रांस में ये देखने को मिला है कि वहाँ इस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पर उतरे हैं। ओके, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। अब सवाल होगा कि लोग नाराज़ क्यों हैं? सरकार ने क्या किया ना, 2026 के लिए जो बजट पेश किया 25-26 के लिए, तो उसमें ये फैसले हैं जैसे पेंशन को रोक देना, रिटायरमेंट पैसे को, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज पर बहुत कटौती की गई है, 2 नेशनल हॉलीडे उसको ख़त्म कर दिया गया है, छुट्टियों को, लगभग 44 अरब यूरो की जो खर्च की जो राशि है उसको कटौती की गई है और इससे लोगों को वहाँ लग रहा है, वहाँ के नागरिकों को ये लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर लोग जो है ना वो आंदोलन करने को मजबूर हुए। अब आंदोलन कैसे हुआ है? सोशल मीडिया पर शुरू हुआ और फिर डेट तय हुआ और हुआ कि अब करेंगे, तो सड़कों, रेलवे ट्रैक, इन सबको ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक रोका, बसें जला दी, गाड़ियाँ जला दी और बहुत सारे शहरों में इसका असर देखने को मिला है। पेरिस, मर्सिले, लियोन, नेट्स, तो इन सब शहरों में बहुत प्रभाव पड़ा उसका, जो आप नज़ारा भी देख रहे हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस वगैरह तैनात किए थे, कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई
पुलिस, लेकिन एक दिन में ये मैसेज देने की कोशिश की। फ्रांस में आपको पता है कि वहाँ राजनीतिक संकट अभी चल रहा है। वहाँ पर अभी अभी नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। उनका नाम है अभी लेटेस्ट है सेबेस्टियन लेकोर्नु, उनको नियुक्त किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर। जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने उनको नियुक्त किया है। आप देखिए कि पिछले 2 साल में ये 5वें प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं सेबेस्टियन लेकार्नो वहाँ पर। इससे पहले फ्रांसवा बायरो थे जो कि 8 सितंबर को उनको संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटा दिया गया था, फिर इस्तीफा देना पड़ा था, और अब मैक्रोन ने नया प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर नियुक्त किया है। अब ये है क्या, आखिर क्यों ऐसा वहाँ पर ये हो रहा है, और मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि यूरोप की स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है। देखिए अभी अगर फ्रांस की देखेंगे ना तो वहाँ गरीबी असमानता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कॉरपोरेट और अमीर को फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियां आई हैं। युद्ध खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जैसे यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है उसकी वजह से। तो प्रदर्शनकारी जो है ना वो कह रहे हैं कि जो सरकार का पैसा है, यानी पब्लिक का जो पैसा है, सरकार का पैसा किसका है, पब्लिक का ही, तो वो लोगों के लिए, युद्ध के लिए नहीं है, इस तरह के नारे लगा रहे थे। और आपको बताऊं कि फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता है, साथ में यूरोप का जो आर्थिक संकट है वो भी बड़ा ही गड़बड़ है। देखिए फ्रांस जो है ना यूरोपीय यूनियन का फ्रांस जो है वो महत्वपूर्ण एक सदस्य है, और बजट कटौती और कर्ज संकट से वो जूझ रहा है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जो है ना उसका वो 6% के आसपास है, और 6% बहुत ज़्यादा होता है, तो 3% के आसपास रखने की को कहा जा रहा है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को, यानी राजकोषीय घाटा को। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है जो आपने अर्न किया, यानी कमाया, टैक्स वैक्स उन सब के ज़रिए। ठीक है, वो रखिए, और जो आपने खर्च किया, ठीक है, उसमें कर्ज नहीं चुकाना है वो, तो उसका जो अंतर है ना वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब उसके लिए क्या करती है, अब ये इनकम कम हुआ और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो सरकारें क्या करती हैं, 2 उपाय करती हैं। एक तो कर्ज लेती है। अब कर्ज लगातार लिए जा रहे हैं फ्रांस और यूरोपीय देश और दुनिया के भी देश, तो उसमें भी यूरोपीय यूनियन ने अपनी अर्थव्यवस्था को, चूँकि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा एक ही है, यूरोपीय यूनियन के बहुत ज़्यादातर देशों की यूरो, तो इसलिए जो फिस्कल जो पॉलिसी है ना वो तय होती है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। तो उसने ये दबाव डाला कि भाई 6% जो बहुत ज़्यादा है, आपको ये जो घाटा है ना वो हो रहा है, आप उसको कम करो, 3% के आसपास लाओ। ऐसे में क्या हुआ, उसको कम करने के लिए फिर जो अपने खर्चे हैं फ्रांस के सरकार के, उसमें कटौती करनी पड़ी है, और ये नतीजा है कि जैसे पेंशन बंद करना, इसके अलावा बहुत सारे जो लोगों के लिए जो काम होते थे वो सबको रोकने की बात हुई। इससे असंतोष बहुत ज़्यादा फैला है यूरोप में, और उसकी पहली झलक हमें फ्रांस में देखने को मिल रही है। तो स्थितियाँ वहाँ पर सही नहीं चल रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तख्ता पलट की कोशिश के लिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल की जेल की सजा सुना दी है, 27 ईयर। आंसर क्या होगा इसका? ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे वो, और 2022 के अंत तक वो थे राष्ट्रपति, और बहुत पावरफुल माने जाते थे, दुनिया में कहा जाता था कि बहुत पावरफुल है। लेकिन जनता ने जब उसको धूल चटाई, उसके बाद उनको लगा कि हम तो पद से कैसे हट जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो उन्होंने कोशिश की, और जो ये नज़ारा हुआ था मैं आपको दिखा दूँ। एक बार पहले ऐसा करते हैं, अभी जो जश्न है वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, उसके बाद ये द हिंदू ने फोटोग्राफ दिया, ये जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पर बड़े पैमाने पर शहरों में, ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में मैप के जरिए भी देखते हैं, प्यारा भारत है अपना, और ब्राज़ील कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। तो दक्षिणी अमेरिका में चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये है दक्षिण अमेरिका, और उसमें जो रेड कलर में देख रहे हैं ये है ब्राज़ील, काफ़ी बड़ा देश है।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को ये फैसला सुनाया कि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, उन्होंने जो 2022 चुनाव के बाद जो तख्ता पलट का प्रयास किया था उसके लिए वो दोषी हैं। हुआ क्या था, यहाँ की संसद देखिए आप, ठीक है, दिखाता हूँ मैं। संसद में ये तारीख है 8 जनवरी 2023 की, 2022 चुनाव के बाद। लूला डी सिल्वा वो राष्ट्रपति बन चुके थे और उसके बाद जो हुआ वहाँ पर वहाँ की संसद में, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये नज़ारा हुआ था। इनकी अपील हुई, ये है जायर बोल्सोनारो जो पूर्व राष्ट्रपति, इनको ही सजा का आदेश हुआ है, और ये है वर्तमान राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। तो वहाँ की संसद पर पूरा आक्रमण कर दिया पब्लिक ने, और उकसाया किसने, जायर बोल्सोनारो ने, ठीक है। और फिर अब सज़ा सुनाई गई है 27 वर्ष और 3 महीने। 5 जजों के पैनल ने, उनमें से 4 ने बहुमत से ये फैसला सुनाया है, ठीक है। तो कई सारे आरोप हैं उन पर, जैसे कि आरोप है आपराधिक संगठन बनाकर वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उनको हटाने की साजिश, ठीक है, और सत्ता को हथियाने की। बहुत समय तक ये मानते ही नहीं थे कि हम चुनाव हार गए हैं, और कहते थे कि नहीं नहीं हम ही रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब सेना ने, वहाँ की पुलिस ने इनकी बातें माननी बंद कर दी और नए राष्ट्रपति को ही माना, इन्होंने कहा कि कुछ मत मानो, नया राष्ट्रपति नहीं चलेगा, हम ही हैं, सब कुछ है। तो आखिरकार अब स्थिति ये हुई है। ओके, अपने समर्थकों से कह दिया था कि बिल्कुल संसद पर कब्जा कर लो। अब क्या हुआ है इस आदेश के बाद, ठीक है, ये जो आदेश आया है ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि मेरे दोस्त के साथ ये गलत हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो कहते हैं कि मेरा फ्रेंड है, मेरा बेहतरीन फ्रेंड है वो जायर बोल्सोनारो। और ट्रंप ने ये कहा है, इस फैसले को एक शब्द दिया है, विच हंट, ठीक है, विच हंट का नाम दिया है इस पूरे फैसले को। विच हंट किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति या समूह को बिना ठोस सबूतों के निशाना बनाना, उत्पीड़न करना या गलत तरीके से दोषी ठहराना, या आमतौर पर राजनीतिक, सामाजिक या वैचारिक कारणों से उसको कहते हैं, ठीक है। तो ट्रंप ने जो है ना वो एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, विच हंट। तो विच हंट किया गया है, उनका कहना है ब्राज़ील पर, ठीक है। और ट्रंप ने ब्राज़ील के आयात पर 50% टैरिफ की भी घोषणा की हुई है। जैसे भारत पर है ना 50% टैरिफ, 25% टैरिफ है और 25% जुर्माना है। तो वहाँ पर भी जो अभी लूला डी सिल्वा हैं उससे बेहतर संबंध नहीं चल रहे हैं ट्रंप के, तो 50% टैरिफ कर दिया है। और लूला डी सिल्वा भी बिल्कुल जोरदारी से उन्होंने उतना ही टैरिफ लगाने की घोषणा की हुई है, कहा कि हम झुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हुआ है बोल्सोनारो ने। अच्छा, जायर बोल्सोनारो का क्या कहना है? इनका ये कहना है कि भाई मुझे तो राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे मुद्दे हैं जो आपने देखा, समझा, जो हालात अभी हुए हैं वहाँ पर। अब ये जेल में रहेंगे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है तो रहना तो पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण। मुझे लगता है कि मज़ा आया होगा आपको। जानकारी, एग्जामिनेशन की तैयारी और रोचकता, ये सब कुछ समाहित होनी चाहिए कंटेंट में। ओके, तो मिलते हैं फिर ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और कल बीपीएससी का एग्जामिनेशन है तो हम लोग पूरा रिव्यू भी लेकर आएंगे उसका, ठीक है। तो कैसा रहा और किस तरह के क्वेश्चन आए, अपने क्वेश्चन कितने टकराए, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको। ओके, बाय।